हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की क्लासेस शुरू की हुई हैं। और जीएस की क्लास में आज हमारी क्लास है पॉलिटी की, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने पिछली बार अनुसूचियां देखी थी, तो आज हम अब शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले भाग हम देखते हैं। हमने अनुसूचियां देख ली थी, संविधान के प्रमुख स्रोत हमने देख लिए थे। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं संघ राज्य क्षेत्र को। संविधान के भाग एक में दिया गया हमारा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के भाग 1 में हमें क्या दिया गया है? संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। जो आर्टिकल इनके लिए दिया गया है, अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसा कि हमारे संविधान के भाग 1 में लिखा है संघ राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में हमारा क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, हमारे देश का नाम भारत हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का नाम भारत या इंडिया होगा। ठीक है, ये हमें कहा गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल आप 2 में देखिएगा, तो 2 और 3 में हमें क्या है? नए राज्यों के निर्माण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 में याद रखिएगा कि हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया दिया गया है। दूसरा आर्टिकल है कि संविधान के विधि द्वारा हम क्या देख सकते हैं? अनुच्छेद 1 में नए राज्यों का निर्माण, ये आपका अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। ये जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, कि नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और नए राज्यों के निर्माण में यहां याद रखिएगा कि ये नए राज्यों के निर्माण का मतलब ये है कि जो अभी तक भारतीय में यानी भारतीय संघ में शामिल नहीं है, उन नए राज्यों का हम क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 2 में कहा गया है। जो अभी तक भारतीय संघ में शामिल नहीं थे, उनको उस जमीन को यानी उस हिस्से को भारतीय संघ में शामिल करके नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है? तो अनुच्छेद 3 में भी देखिए क्या है? अनुच्छेद 3 में हम राज्यों के नाम, सीमा तथा क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं तथा नया राज्य बना सकते हैं। ये हमें कहा गया है आर्टिकल 3 में कहा गया है कि हम राज्यों के नाम बदल सकते हैं, सीमा बदल सकते हैं, क्षेत्रों में परिवर्तन उनके कर सकते हैं, और उन्हीं से एक नया राज्य भी बना सकते हैं कि जो पुराने राज्य हैं उन्हीं राज्यों से उनके क्षेत्रों में परिवर्तन करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। ये कहाँ है? हमारा अनुच्छेद 3 में है। पर यहाँ अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का निर्माण का मतलब है जो अभी तक भारतीय संघ में शामिल नहीं थे, उनको भारतीय संघ में शामिल करके फिर नया राज्य बनाया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 2 में है। ठीक है, और इन सब के अगर कोई भी विधेयक है
ये अगर राज्यों के नाम, सीमा तथा क्षेत्रों में परिवर्तन अगर आपको लाना है तो कोई भी नया राज्य आप बना सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर, ठीक है। पहले राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, ये विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर या पूर्वानुमति कह सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ये विधेयक लाए जाते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 3 में कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि ऐसा कोई विधेयक जो भी होगा, ऐसा विधेयक सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा, सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा, ठीक है। ऐसा विधेयक जो भी होगा सामान्य विधेयक से पारित किया, यानी सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा, यानी उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। तो अब भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हमें बताया गया, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हमें दिए गए हैं। पहला आर्टिकल कह रहा है कि हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। दूसरा कह रहा है नए राज्यों का निर्माण, यानी इन नए राज्यों के निर्माण में याद रखिएगा जो अभी तक भारतीय संघ में शामिल नहीं थे, ठीक है, भारतीय संघ में शामिल नहीं थे, ठीक है। जो अभी तक भारतीय संघ में शामिल नहीं थे उनको जो है इसमें शामिल किया जाएगा और एक नए राज्य का निर्माण किया जाएगा। तीसरा है कि राज्यों के नाम, सीमा तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं और तथा एक नया राज्य भी बनाया जा सकता है। ये कहाँ है, आर्टिकल 3 में है और आर्टिकल 4 में है कि ऐसा विधेयक हमारा समान बहुमत से पारित किया जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नोट करते चलिएगा, मेरे साथ पढ़ते चलिएगा। अगर नोट करेंगे आप तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको तुरंत याद भी हो जाएगा और आपकी नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं भाग 2, और भाग 2 में हमको क्या दिया हुआ है, नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और नागरिकता के लिए जो आर्टिकल है अनुच्छेद 5 से 11 तक ये आर्टिकल यानी दिए गए हैं, किसके लिए, नागरिकता के लिए दिए गए हैं। तो नागरिकता के बारे में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। पहला की पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। यानी हमारे संविधान में नागरिकता को इसका यानी परिभाषा नहीं किया गया, ना ही कोई परिभाषा दी गई है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 2 है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है यानी अनुच्छेद 5 से 11 में जो बात की गई है नागरिकता की, तो केवल इकहरी नागरिकता की बात करता है, केवल इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इकहरी नागरिकता का मतलब कि राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता नहीं है। आप लिख सकते हैं कि राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान
नहीं है। ठीक है, यानी राज्यों के लिए पृथक नागरिकता बिल्कुल नहीं है, प्रावधान नहीं है। इसी ये गहरी नागरिकता है। जैसा कि अमेरिका में देखते हैं, तो अमेरिका में क्या है, वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी एक राज्य की भी नागरिकता है और एक देश की भी नागरिकता है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ जो है गहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो नागरिकता देखिए कई बारे में जो हमें नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो भारतीय जो नागरिकता है जन्म से, पंजीकरण से या उत्तराधिकार से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता जन्म से, पंजीकरण से यानी रजिस्ट्रेशन करके, पंजीकरण से या उत्तराधिकार, उत्तराधिकार से प्राप्त की जा सकती है। उत्तराधिकार से प्राप्त की जा सकती है। ये याद रखिएगा कि अगर भारतीय नागरिकता आपको प्राप्त करनी है तो भारतीय नागरिकता यानी जन्म से, अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आपको मिल सकती है, अगर आप पंजीकरण करते हैं तो आपको मिल सकती है, और उत्तराधिकार से भी आपके प्राप्त करें। इन सब के बारे में एक नागरिकता संबंधी जो नियम बनाया गया है संसद द्वारा, तो उसका नाम क्या है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, संसद ने नियम बनाया है भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसके माध्यम से नागरिकता संबंधी नियम दिए गए हैं। क्या दिया गया है कि भारतीय नागरिकता अगर आपको प्राप्त करनी है तो जन्म से, पंजीकरण से या उत्तराधिकार के माध्यम से आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। और देखिए भारतीय नागरिकता आपसे छीनी भी जा सकती है। ठीक है, भारतीय नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। तो भारतीय जो नागरिकता है छीनने, अनुच्छेद 10 में भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है, वापस ली जा सकती है। आपके किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 10 में है, और उसके कई प्रावधान है। अगर मान के चलिए आपने रजिस्ट्रेशन के समय गलत सबूत जो है दिए, या गलत जो है आपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए वो गलत दिए, उनमें से अगर गलत सबूत आप दे रहे हैं तो आप जो है, और अगर आप मान के चलिए दुश्मन देश के साथ लड़ाई के दौरान युद्ध चल रहा है और दुश्मन देश के साथ अगर आप कोई बहुत गोपनीय सूचनाएं साझा करते हैं तो आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। या आप कहने का मतलब जो है रजिस्ट्रेशन के दौरान 5 वर्षों के भीतर अगर या 2 से अधिक वर्षों में अगर आप जेल में रहते हैं तो आपकी जो है भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। तो अनुच्छेद 10 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 10 में भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। कहाँ कहा गया है, तो आर्टिकल 10 में कहा गया है, ये इतना याद रखिएगा। आइए, तो ये हमारा भारतीय नागरिकता से संबंधित कुछ की पॉइंट थे, तो ये हमने देख लिया जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो वो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। अब हमारा जो खास पॉइंट है, अगला है जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारा, और ये एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहीं से हमारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखेंगे, तो अगला भाग है हमारा भाग 3, भाग 3। और भाग 3 में क्या दिया गया है, तो भाग 3 में दिया गया है आपके मूल अधिकार, मूल अधिकार। और भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, कौन सा है, मूल अधिकार है। और इसके लिए जो आर्टिकल दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ये हमारे आर्टिकल दिए गए हैं, किसके लिए, मूल अधिकार के लिए। ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में कुछ की पॉइंट जैसे हमारा है कि सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 3 में दिए गए हैं। कहां से आर्टिकल इनके लिए कहां से कहां तक है,
तो 12 से 35 तक ये इनके लिए आर्टिकल है। ठीक है, पहला की पॉइंट अगर हम देखें तो मूल अधिकारों को हमने कहां से लिया है, तो मूल अधिकारों को यूएसए के यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, यानी वहां से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, ये सबसे पहला की पॉइंट हो गया। दूसरा की पॉइंट हमारा है कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे हमारे, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे, तो 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है, वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, जो हटाया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर मेरे साथ नोट करते चलिएगा बच्चों, आपको बहुत फायदा मिलेगा इसका। तो मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। याद रखिएगा कि जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको हमने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी संपत्ति का जो मूल अधिकार है अब कानूनी अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कुछ की पॉइंट है कि मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा कि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए तो यहां पर देखेंगे कि पहला पॉइंट क्या है, यूएसए के संविधान से हमने मूल अधिकारों को ग्रहण किया। दूसरा है मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को हमने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से हमने इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर क्या बना दिया, विधिक अधिकार बना दिया। और इसको जो हमने संविधान के जो हमारा संपत्ति का मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, इसको याद रखिएगा हमने हटाकर कहाँ रख दिया, तो आर्टिकल 300 के का यानी अनुच्छेद 300 के का के तहत हमने इसको रख दिया है। और किस भाग में, तो भाग 12 में। भाग 12 में आपका संपत्ति के अधिकार को अब मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया है। और कहाँ रखा है, तो अनुच्छेद 300 के का और भाग कौन सा हमारा, तो भाग 12 में रखा गया है। ठीक है, और एक और की पॉइंट हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और मूल अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर अगला की पॉइंट मैं आपको बता दूं, मूल अधिकारों को
मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है। और आपातकाल के दौरान, कब किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान। इमरजेंसियां जब होंगी हमारी, यानी आपातकाल होगा, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन 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 अनुच्छेद लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, 20 व 21 को छोड़कर, अभी हम देखेंगे, पूरी डिटेल देखेंगे कि अनुच्छेद 20 में क्या है, 21 में क्या है। परेशान मत होइएगा, आगे सब आपको मिलेगा। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। सिर्फ इन दो आर्टिकलों को स्थगित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये की पॉइंट याद रखिएगा, तो नोट कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं आगे, और अब समझते हैं कि मूल अधिकार हमारे जो हैं वर्तमान में वो कौन कौन से हैं। तो नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मेरे साथ अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ ये यहीं पर आपको याद हो जाएगा कि आप नोट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान दे रहे हैं और अच्छे समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अब हम देखते हैं मूल अधिकारों के बारे में कि वर्तमान में जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला मूल अधिकार है हमारा, पहला है समता, समता या समानता का, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, यानी पहला मूल अधिकार है हमारा समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल हमारे कौन कौन से हैं इसके लिए? तो आर्टिकल देखेंगे कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक ये आर्टिकल दिए गए हैं समता या समानता के अधिकार को। हम देखेंगे जो अनुच्छेद 14 से 18 दिए गए हैं, इनको डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी समझ लीजिएगा समता या समानता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा हमारा कौन सा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक दिया गया है आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कहां पर? अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारा कौन सा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा हमारा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए हमारे कौन से आर्टिकल दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 23-24 ये हमारे किसके लिए हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए हैं। तो याद रखिएगा, मेरे साथ नोट डाउन जरूर करते चलिएगा बच्चों, ताकि आपको इसका फायदा बहुत मिलेगा आगे। अगला हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा क्या है? अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। अगला है हमारा, अगला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। पांचवा है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी
अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो हमारा आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक, अनुच्छेद 29 और 30, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। अगला है और अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो छठा है वो हमारा कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। तो ये रहे हमारे 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं जो हमें दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। पहला हमारा समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा अनुच्छेद 32। ये हमारे 6 जो है मूल अधिकार हैं। सातवां भी मूल अधिकार था हमारा संपत्ति का मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 31 के तहत दिया गया था। लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि संपत्ति के मूल अधिकार को हमने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया है, और भारतीय संविधान के आपके अनुच्छेद 300 के का और भाग 12 के तहत उसको रखा गया है। ठीक है, और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो उन्होंने इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को कहिए या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहिए, उन्होंने इसको क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, आज उनकी जयंती भी है। भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय, भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 को किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। हम उनको सादर नमन करते हैं, और उनकी जयंती के कहने का मतलब प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान के जनक भी थे, और उन्हीं की जयंती पर देखिए ये हमको जो है मूल अधिकार भी मिला, और उनके बारे में हम समझ भी लेते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार या अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। याद रखिए, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या अगर विकल्प अनुच्छेद 32 है तो ये सही हो सकता है। तो बड़ा अच्छा की पॉइंट है, मिल गया हमको, तो याद रखिएगा। तो ये रहे हमारे कुछ जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। और इन मूल अधिकारों की शुरुआत हम क्या करेंगे, कल करेंगे। यहां से हम डिफाइन करेंगे समता या समानता के अधिकार को शुरुआत करेंगे डिफाइन करना, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं। तो एक एक लाइन हम डिफाइन करेंगे, यानी एक एक आर्टिकल हम डिफाइन करेंगे कि 14 में क्या कहा गया है, 15 में क्या कहा गया है, सबको अलग अलग डिफाइन करेंगे। लेकिन हम कुछ और जो अनुच्छेद 12 और 13 है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 12 और 13 क्या है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 में हम देखेंगे कि अनुच्छेद 12 में हमको क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 12 में याद रखिएगा क्या कहा गया है, यहाँ पर अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य की परिभाषा कि जो भी सरकारी संस्थान होंगे जिनसे सरकार को वेतन मिलता है, सहायता मिलती है, वो सभी क्या होंगे, राज्य होंगे। ये राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो अनुच्छेद 12 में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, और कल हम अपने मूल अधिकार शुरू करेंगे, समता या समानता के अधिकार 14 से 18 तक में। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत विधि, मूल अधिकारों से असंगत विधि शून्य होगी।
शून्य होगी या जहां तक असंगत होगी, जहां तक असंगत होगी, ठीक है, जहां तक असंगत होती मूल, तो याद रखिएगा कि मूल अधिकारों से अगर कोई असंगत विधि है तो वो शून्य होगी, या जहां तक असंगत होगी वहां तक शून्य होगी, यानी वहां तक उसको खत्म कर दिया जाएगा, शून्य होगी। ठीक है, कि मूल अधिकारों से कोई भी विधि या नियम कानून अगर असंगत है, अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और ये कहाँ गया है, कहाँ कहा गया है, आर्टिकल 13 में कहाँ कहा गया, कहाँ है, तो 13 में है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि अगर मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी विधि हो, नियम हो, कानून हो, अगर वो असंगत है या कुल मिला के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस मूल अधिकार को क्या, उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मान के चलिए सरकार ने कोई नियम बनाए या कोई कानून बनाए और मूल अधिकारों का वो क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी न्यायपालिका के द्वारा उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। या जहां तक वो विधि असंगत कर रही हो कि कोई कानून बना है उसका आधा पार्ट क्या कर रहा है, मूल अधिकार को आपका हनन कर रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहां तक समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये रहे हमारे अनुच्छेद 12 और 13। कल हम मूल अधिकारों की शुरुआत करेंगे और डिफाइन करेंगे समता या समानता के अधिकार से। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ रिवीजन करिएगा। एक बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार चीजों का रिवीजन करिए। जितना ज्यादा आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस, सारा खेल बच्चों प्रैक्टिस का है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपका रिजल्ट। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।